स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में। मेनली पढ़ेंगे अपन दो टेस्ट आज। एक है ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखिए बच्चों, ये जो टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के, ये मेनली ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है? परफॉर्मेंस पैरामीटर जैसे कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी क्या होगी। इफ़िशियंसी मतलब कितने इनपुट उसमें दिया जा रहा है और कितना आउटपुट अपन उससे ले पा रहे हैं, इफ़िशियंसी पता करने के लिए। दूसरा है ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन पता करने के लिए। रेगुलेशन मतलब आप कितना नो लोड वोल्टेज आपका कितना है और फुल लोड वोल्टेज आपका कितना है। और वो जब नो लोड से फुल लोड आप करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो वोल्टेज में कितना चेंज आता है, वो रेगुलेशन पता करने के लिए। इसके लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है। इन जैसे इफ़िशियंसी, रेगुलेशन, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनकी वैल्यू पता करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। अपन को उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि कोर लॉस हो गए, कोर लॉस, कॉपर लॉस, हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो उन्हीं के लिए अपन ये ट्रांसफार्मर के टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब अरेंजमेंट पहले देखेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट में अरेंजमेंट कैसी रहती है? तो बच्चों देखिए, होता क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की एक सेकेंडरी होगी, एक प्राइमरी होगी, एक लो वोल्टेज साइड होगी LT लो टेंशन, एक हाई टेंशन साइड या हाई वोल्टेज साइड होगी HT। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अपन नो लोड टेस्ट पढ़ रहे हैं। नो लोड मतलब इसमें ट्रांसफार्मर को लोड नहीं किया जाएगा, मतलब कि सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर की करंट जीरो होगी। I2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, करंट सेकेंडरी में जीरो हो जाएगी। इसके लिए सेकेंडरी को ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट कर दिया सेकेंडरी को। अब क्या हुआ, अब ये प्राइमरी में अपन क्या करेंगे, और जो ओपन सर्किट करेंगे वो HT साइड को ही ओपन सर्किट करेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर अपन LT साइड में ओपन सर्किट करते हैं, HT साइड में अगर हम सप्लाई देते हैं, तो HT साइड में सप्लाई देने के लिए कुछ ट्रांसफार्मर होती है जिनकी हाई HT साइड 132 kV होती है। तो आपको 132 kV का सोर्स जनरेट करना पड़ेगा, सोर्स लाना पड़ेगा। तो अपन के पास जो सोर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी, जो जनरेटर वगैरह रहते हैं, वो 6.6 kV, 3.3 kV तक के जनरेटर होते हैं, जो नॉर्मली जनरेटिंग स्टेशन पे होते हैं। तो हम 132 kV का जनरेटर नहीं ला सकते। इसकी LT साइड का अपन LT साइड में इसीलिए सोर्स से सप्लाई कनेक्ट करते हैं। LT साइड में अपन ने सप्लाई कनेक्ट कर दी। क्या क्या कनेक्ट किया? एक एमीटर कनेक्ट किया सीरीज में, एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड किया पैरेलल में, और एक वॉट मीटर। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट कर दिया, और प्राइमरी साइड में रेटेड वोल्टेज सप्लाई रेटेड फ्रीक्वेंसी पे अपन ने अप्लाई कर दी। रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे जब इसको कनेक्ट किया, तो क्या हुआ, तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट, प्राइमरी में करंट फ्लो होगी क्योंकि लोड है नहीं सेकेंडरी में। तो फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा है, इसके कारण कोई करंट नहीं पैदा हो रही है। तो हो क्या रहा है, केवल मैग्नेटाइजिंग करंट जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को उत्पन्न कर दे, केवल इतनी ही करंट ट्रांसफार्मर के अंदर जा रही है, जिसे हम मैग्नेटाइजिंग करंट I0 कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट I0 कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया। तब इस मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कहाँ से पता चल जाएगी?
एमीटर से पता चल जाएगी। और रेटेड वोल्टेज कैसे पता चलेगा, वोल्टेज रेटेड है कि नहीं, वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा। और एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, टोटल लॉसेस, नो लोड लॉसेस, वो कहाँ से पता चलेंगे, वॉट मीटर रीडिंग W से पता चलेंगे। और जो इस अरेंजमेंट में जो वॉट मीटर है, लो पावर फैक्टर LPF वॉट मीटर होना चाहिए। लो पावर फैक्टर वॉट मीटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि बच्चों जो आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट है वो हाईली लैगिंग करंट है, हाईली लैगिंग करंट है। हाईली लैगिंग करंट क्यों है, क्योंकि ये लैगिंग रीडिंग का मतलब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बहुत है। जो नेचर है करंट का वो हाईली इंडक्टिव है, कैपेसिटिव नहीं है। दो अपन ने पढ़े थे, एक इंडक्टर पढ़ा था, एक कैपेसिटर पढ़ा था। तो इंडक्टिव नेचर है तो क्या होगा, ये वोल्टेज से लैग करेगी, करंट लैग करेगी बहुत ज्यादा। और पावर फैक्टर उसका cos फाई, जब फाई की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, नियरली 90 के आसपास होगी, तो कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही पावर फैक्टर होता है बच्चों, cos फाई। कितनी करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, उसका कोसाइन जो होता है वो पावर फैक्टर होता है। तो कोसाइन लैग ज्यादा करती है, कोसाइन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसलिए पावर फैक्टर बहुत कम हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट का। इसीलिए जो ये वॉट मीटर यहाँ पे अपन लेंगे वो LPF वॉट मीटर लेंगे, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब कोर लॉस, जैसा कि अब देखा अपन ने, सेकेंडरी में तो कुछ कनेक्ट नहीं है तब भी लॉसेस हो रहे हैं। अब ये लॉस क्यों हो रहे हैं ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो पहले तो देखेंगे ये लॉस किस किस कारण हो रहे हैं। बच्चों ये जो लॉस हो रहा है ये मेनली फ्लक्स के कारण हो रहा है। जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है कोर में ट्रांसफार्मर की, उसके कारण ये लॉसेज हो रहे हैं, क्योंकि करंट तो है नहीं। और जो ये करंट बह रही है ये मैक्सिमम 2 to 5% करंट में आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट है। रेटेड करंट का 2 to 5% है मैग्नेटाइजिंग करंट, तो करंट भी ज्यादा नहीं है, तब भी ये लॉसेज हो रहे हैं। तो ये कोर लॉस कहते हैं इसको, कोर लॉस। ऐसा क्यों, देखिए कोर लॉस के अंदर क्या आता है। कोर लॉस के अंदर दो टाइप के लॉस आते हैं। पहला हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। दूसरा है आपका एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या है बच्चों, देखिए जब कोई मैग्नेट होता है या कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता है, आयरन होता है, उसको जब आप मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके डाइपोल, जैसा कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया गया था कि द्विध्रुव डाइपोल प्लस और माइनस कुछ दूरी पे होते हैं, वो एक डाइपोल बनाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो वो एक डाइपोल बनाते हैं। वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण होते हैं, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल बनाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल बनाते हैं। अब बच्चों कोई भी स्टील आयरन मटेरियल होगा उसमें ये डाइपोल्स बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और ये किसी भी डायरेक्शन में अरेंज हो सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। जब आप इसमें वोल्टेज सप्लाई दे देते हैं तो सप्लाई के करस्पॉन्डिंग एक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि इन डाइपोल्स को मैग्नेटाइज करता है एक डायरेक्शन में। अब आपका जो नेचर है इनपुट सप्लाई का वो क्या है, वो साइनोसॉइडल है, तो फ्लक्स भी आपका पहले मैग्नेटाइज होगा, वो मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा निगेटिव डायरेक्शन में। जब पर जो ये डीमैग्नेटाइज होता है, जब ये फ्लक्स, ये डाइपोल्स रोटेट होते हैं, डीमैग्नेटाइज होते हैं, तब रिटर्न आते वक्त ये सेम पाथ न फॉलो करके, जब आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट 0 हो जाती है तब भी ये कुछ मैग्नेटिज्म लिए रहते हैं। जो जितना मैग्नेटिज्म ये लिए रहते हैं उसको अपन रिटेंटिविटी कहते हैं, रिटेंटिविटी। तो ये सेम पाथ नहीं फॉलो करते। ठीक है बच्चों, उसके कारण क्या होता है, ये डीमैग्नेटाइज होते हैं फिर मैग्नेटाइज। तो इसके कारण डाइपोल फ्रिक्शन के कारण लॉसेस हो जाते हैं। ये BH कर्व कहलाता है, मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व। तो डाइपोल्स
ये फ्रिक्शन के कारण लॉसेस होने लगते हैं और ये लॉसेस ही हिस्टेरिसिस लॉस कहलाते हैं। हीट जनरेट होती है और ये लॉसेस ही हिस्टेरिसिस लॉस कहलाते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस कर्व जो ये बना हुआ है इसके एरिया पर डिपेंड करते हैं, एरिया के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, एच जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्साइटेशन करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और बी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फ्लक्स के। ये फाई आई कर्व है। ठीक है, इसका एरिया आप निकालेंगे तो देखिए एनर्जी हो जाएगा, इसको आई और फाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या B इंटू एच कर देंगे तो ये एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी इसकी आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो उसका एरिया जो आपका BH कर्व का एरिया लॉस एरिया जो आ रहा है BH कर्व का, वो आपको एनर्जी लॉस दे देगा, हिस्टेरिसिस लॉस दे देगा। अब हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड किस पे करता है? हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड करता है बच्चों मटेरियल आपने कौन सा चूज किया है, फ्लक्स डेंसिटी कितनी है Bm, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। 1.6 लेते हैं बच्चों, Bm की पावर 1.6 से डिपेंड करता है। आपका स्टील मटेरियल है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, और वोल्टेज पे। अब देखिए हिस्टेरिसिस लॉस लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की प्रत्यावर्तन से, चुंबकीय फ्लक्स के प्रत्यावर्तन से कोर जो कोर है मैग्नेटिक कोर, उसके अणु पहले एक दिशा में और फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होते हैं, जिससे आदान ऊर्जा का कुछ भाग व्यय हो जाता है। अणुओं के घर्षण के कारण यह ऊर्जा ताप के रूप में प्रकट होती है, जो कि कोर को गर्म करती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका हिस्टेरिसिस लॉस। ये मेनली आपका BH कर्व में हिस्टेरिसिस लूप के एरिया के लूप के कारण होता है, जिसकी वैल्यू उसके एरिया के बराबर होती है BH कर्व के। हिस्टेरिसिस लॉस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी तथा कोर में प्रयोग किए गए धातु के गुण पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि बताया गया था। फॉर्मूला ये होता है W इज इक्वल टू नीटा इंटू बी टू दी पावर 1.6। x लिखते हैं वैसे नॉर्मली, x डिपेंड करता है, x की वैल्यू 1.6 होगी, स्टील के लिए 1.6 होगी, अदर मटेरियल के लिए x डिपेंड करेगा, एंड फ्रीक्वेंसी f। ठीक है बच्चों, यहाँ जो नीटा है ये कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा आपका मटेरियल आपने कौन सा लिया हुआ है। नीटा नॉर्मली 1 रहता है इन केस ऑफ स्टील। अब बात करते हैं एडी करंट लॉस की। एडी करंट लॉस क्या है? देखिए, जब भी कोई को मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें फ्लक्स फ्लो होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स फ्लो होगा, तो क्या होगा? अगर आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास करेंगे तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। वोल्टेज इंड्यूस होगा तो क्या होगा? वोल्टेज इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो फिर क्या होगा? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो एनर्जी जो आपने अप्लाई की है वो लॉस के रूप में व्यय हो जाएगी, खराब हो जाएगी आपकी। जो इंड्यूस करंट है ये सर्कुलर होती है, सर्कुलर इन नेचर होती है, इसीलिए इनको हिंदी में भंवर धारा या एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट के द्वारा जो लॉस होता है वो एडी करंट लॉस होता है। ठीक है बच्चों, जैसे डायरेक्शन बनाई गई है। तो एडी करंट लॉस किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड Vm स्क्वायर फ्रीक्वेंसी के डिपेंड करता है, और T थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, T स्क्वायर। थिकनेस टर्म नॉर्मली नहीं लिखते हैं क्योंकि थिकनेस बहुत कम कर देते हैं, लैमिनेटेड कोर ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं हम। कोर जो होता है पतली पतली पत्तियों में आप देखेंगे ट्रांसफार्मर की, तो पतली पतली पत्तियों में उसको बनाई जाती है। पतली पतली पत्तियों में क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जब एडी करंट इसमें जनरेट होंगी तो वो बड़ा लूप ना हो के बहुत छोटे छोटे लूप होंगे, जिसके कारण
करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा ना हो के बहुत कम होगी। करंट की स्ट्रेंथ कम होगी तो लॉसेस कम होंगी। ठीक है बच्चों, लेमिनेटेड कोर रहती है, एक कोर से दूसरी कोर कांटेक्ट में नहीं रहती है, लेमिनेशन होता है बीच में और फ्लक्स इसमें बराबर जाता रहता है। प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर कोर तथा अन्य धात्विक भागों में जैसे अंत क्लैंप बोल्ट आदि में कुंडलन की भांति विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस विद्युत वाहक बल का मान बहुत कम होता है, तथापि कोर परतों के कोर पलटों के क्रम प्रतिरोध के कारण बहुत उच्च भंवर धाराएं प्रेरित होती हैं। ये धाराएं कोर में बहुत सारे बंद लघु परिपथ बनाती हैं, जिसमें ऊर्जा क्षय होती है और कोर गर्म हो जाती है। सेम बच्चों जैसा बोला गया था वैसा लिखा गया है इसमें। लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज ऐसे ही फॉलो करेंगे लिखने के लिए। अब देखिए उसमें क्या था, आपका एडी करंट लॉसेस Bm स्क्वायर एफ स्क्वायर होता है और हिस्टेरिसिस लॉसेस आपका Bm की पावर x विच इज नियरली इक्वल टू 1.6 फॉर स्टील मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी f। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके आयरन लॉस। अब ये कैसे पता लगाएंगे? आपने क्या किया, आपने नो लोड टेस्ट कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, सेकेंडरी को ओपन सर्किट कर दिया और प्राइमरी में आपने वॉट मीटर एमीटर वोल्ट मीटर लगा दिया। आपने रेटेड वोल्टेज सप्लाई की जिससे रेटेड फ्लक्स कोर में फ्लो हो रहा है, पर रेटेड फ्लक्स फ्लो कराने के लिए करंट की वैल्यू 2 to 5% ऑफ रेटेड करंट है। तो अब क्या अपन देखते हैं, इस रेटेड करंट को आई नॉट नो लोड करंट बोलते हैं। और जो इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर सर्किट पहले बना लेते हैं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये आई नॉट है क्या। बच्चों, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी को अपन ने एक सर्किट के माध्यम से सिमुलेट कर लिया है। मैग्नेटाइजिंग करंट को आई नॉट कह देते हैं। ये रहा आई नॉट। रेजिस्टिव नेचर होगा इस आई नॉट का, कुछ मैग्नेटाइजिंग नेचर होगा। रेजिस्टिव नेचर को आई आर और मैग्नेटाइजिंग नेचर को आई एम लिख देंगे। ये रही आई नॉट। सेकेंडरी आपकी ओपन सर्किट है, ये इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर सर्किट है। ठीक है बच्चों, यही आई नॉट की वैल्यू आपके वॉट मीटर से आई है। अब क्या आपको निकालना है, आई आर की वैल्यू, आई एम की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपकी करंट है नो लोड करंट, उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी है, आपकी रेजिस्टिव करंट कितनी है। क्योंकि लॉसेस जो होते हैं वो आपके जो हीट जनरेट होती है वो हमेशा रेजिस्टिव मटेरियल के कारण होती है, न कि मैग्नेटाइजिंग मटेरियल के कारण। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं आई नॉट आपकी नो लोड धारा, आर नॉट आपका रेजिस्टेंस है, एक्स नॉट आपका नो लोड रिएक्टेंस है और कॉस फाई नॉट है पावर फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब एक बार सर्किट भी देख लेते हैं। ये रहा सर्किट, ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू एनी साइड इधर प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के सापेक्ष अपन ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी को इधर ले आते। ये असलियत में है क्या बच्चों, देखिए ये रहा आपकी एक कॉइल, ये रही आपकी दूसरी कॉइल। यहाँ आपका रेजिस्टेंस इस कॉइल का मान लेते हैं, इंडक्टेंस मान लेते हैं, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस मान लेते हैं और इधर आपका कोर मान लेते हैं। अब इस कोर मटेरियल को अपन ने बीच में जो शंट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है इसके माध्यम से कोर को अपन ने दर्शाया है और कोर को मैग्नेटाइजिंग करने के लिए करंट आई नॉट जो जा रही है वो इस आई नॉट के माध्यम से अपन उसको सर्किट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू प्राइमरी साइड। X2 क्या है, रिफर टू प्राइमरी साइड, इंडक्टेंस है सेकेंडरी साइड का। R2 क्या है, रिफर टू प्राइमरी साइड,
इंडक्टेंस है सेकेंडरी, रेजिस्टेंस है सेकेंडरी साइड का। तो बच्चों देखिए W आ जाएगा आपका वॉटमीटर रीडिंग, VI cos फाई नॉट आ जाएगी। cos फाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, W बाय V1 इंटू आई नॉट, क्योंकि W भी आपको पता है वोल्टेज वोल्टमीटर से आएगा, आई नॉट आपका एमीटर से आएगी। तो आपको क्या पता चल गया, cos फाई नॉट पता चल गया। cos फाई नॉट पता चल गया तो आई मैग्नेटाइजिंग क्या हो जाएगा, आई मैग्नेटाइजिंग आपका हो जाएगा आई नॉट साइन फाई, और आई रजिस्टिव क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस फाई। जब आई रजिस्टिव आई मैग्नेटिज्म वाला आपको पता चल गया तो आपको आसानी से रिएक्टिव कंपोनेंट और रजिस्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस शंट का पता चल जाएगा, शंट ब्रांच का पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। V1 डिवाइड बाय आई नॉट साइन फाई, V1 डिवाइड बाय आई नॉट कॉस फाई। ठीक है बच्चों, ये रहा V1। इक्विवेलेंट सर्किट आपने पढ़ लिया। अब फेजर देखते हैं, इसका फेजर क्या है। फेजर बेसिकली बताता है बच्चों ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी साइनोसॉइडल क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से कितने टाइम डिफरेंस पे है, कितना लैग कर रही हैं, लीड कर रही हैं, पोजीशन क्या है, एक स्नैपशॉट है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। तो होगा क्या, अपन मान लेते हैं पहले अपन ने वोल्टेज दिया इनपुट में वोल्टेज दिया V1 या E1 इक्वल टू V1 मान लिया है। E1 इक्वल टू V1 इसलिए मान लिया है क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस अपन ने निगलेक्ट किए, क्योंकि इनपुट करंट 2 to 3 टाइम्स है। तो सिंपल सर्किट माना हुआ है अपन ने, अभी केवल ऐसा इतना सर्किट, इसको निगलेक्ट कर दिया है। तो E1 इक्वल टू V1 मान लिया है। अब फ्लक्स इसका 90 डिग्री लैग कर रहा है, फ्लक्स इसका 90 डिग्री लैग कर रहा है मान लिया। जो करंट है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट है तो हाईली इंडक्टिव होगी, तो ये लैग करेगी वोल्टेज से अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। होता ये है बच्चों 70 to 80 डिग्री पे रहती है ये करंट आपकी वोल्टेज से। तो ये रहा आपकी आई नॉट। अब आई नॉट के कंपोनेंट कर दिए अपने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इनके कर दिए हैं। तो जो आपका ये कंपोनेंट है जो वोल्टेज के साथ है, ये हो जाएगा आई नॉट कॉस फाई, रेजिस्टिव कंपोनेंट करंट का, और ये जो आपका फ्लक्स के साथ है ये हो जाएगा आई नॉट साइन फाई, ये इंडक्टिव कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, यही आपको इस फेजर में दिखाया गया है। अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, आई नॉट साइन फाई की, आई नॉट कॉस फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। वोल्टेज और इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज और इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो रहे ये नो लोड पैरामीटर्स ट्रांसफार्मर के। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट पहले तो करते क्यों हैं, देखिए बच्चों ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेनली इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर की पहले अपन ने जो सीरीज में ब्रांचें लगी थी जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है वो अपन ने पहले निगलेक्ट किया था क्योंकि करंट आपकी बहुत कम थी। पर जो ट्रांसफार्मर होगा वो करेगा तो फुल लोड पे काम, करंट तो फुल लोड होगी तो क्या होगा, ये भी आपके प्ले करेंगे इम्पोर्टेंट रोल, ये भी आपकी हीट जनरेट करेंगे। कॉपर जो आपने कॉइल करी है उसका रेजिस्टेंस भी हीट जनरेट करेगा, उसका इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उससे क्या होगा, रेगुलेशन बढ़ेगा आपका। वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब जैसे ही आप ट्रांसफार्मर को नो लोड से फुल लोड पे ले जाएंगे, तो वोल्टेज आपका कम हो जाएगा, डिम हो जाएगा वोल्टेज। तो आपको रेगुलेशन पता करना पड़ेगा, ये हो गई परफॉर्मेंस पैरामीटर। दूसरा आपको लॉसेस पता होने चाहिए, कॉपर लॉस कितना हो रहा है कॉइल के कारण। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, अरेंजमेंट सेम है। इस बार क्या करते हैं अपन, एच की साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं और एल टी साइड में रेटेड वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो बच्चों जब सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं अपन, तो अपन का जो एम रहता है वो रहता है कि सेकेंडरी साइड में है जो शॉर्ट सर्किट साइड है उधर पे रेटेड करंट फ्लो कराने का। उसी हिसाब से अपन करस्पॉन्डिंगली प्राइमरी साइड में धीरे धीरे वोल्टेज को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ाते हैं और सेकेंडरी साइड में देखते हैं रेटेड करंट फ्लो हुई कि नहीं। जैसे ही सेकेंडरी में रेटेड करंट फ्लो होने लगती है, वैसे ही प्राइमरी में वोल्टेज जो बढ़ा रहे हैं अपन वो रोक देते हैं।
तो अपन को क्या हो गया, सेकेंडरी साइड में रेटेड करंट फ्लो हो गई। तो अपन देखते हैं जब ये, तो रेटेड करंट का कुछ परसेंट 30 to 40% पे ही आपका रेटेड वोल्टेज के 30 to 40% पे ही रेटेड करंट फ्लो हो जाती है सेकेंडरी साइड में। देखते हैं भाषा। यह परीक्षण ट्रांसफार्मर के निम्न पैरामीटर्स को ज्ञात करने के लिए किया जाता है: पूर्ण भार पर ताम्र हानि ज्ञात करने में और प्राप्त ताम्र हानि से ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने में, एफिशिएंसी पता करने में तो बच्चों कोर लॉस कॉपर लॉस दोनों का इस्तेमाल होता है। दूसरा है प्राइमरी और सेकेंडरी कोड कॉइल के इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए, जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर के रेगुलेशन की गणना की जाती है। रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको पता लगाने के लिए अपन ट्रांसफार्मर के रेजिस्टेंस को पता होना चाहिए। इस परीक्षण में एटी पर सप्लाई दी जाती है, लो वोल्टेज पर सप्लाई देते हैं और एचटी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है और हाई वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जब तक कि सेकेंडरी पर रेटेड करंट ना बहने लगे। और बच्चों अरेंजमेंट इसका सेम है, अरेंजमेंट को बार बार दोहराया नहीं गया है। अरेंजमेंट में प्राइमरी साइड में वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर कनेक्ट कर दिया गया है और सप्लाई दे दी गई है। इस परीक्षण में लगाया गया वोल्टेज सामान्य वोल्टेज का कुछ प्रतिशत होता है तथा उत्पन्न फ्लक्स फाई भी सामान्य फ्लक्स का कुछ प्रतिशत ही होता है। रेटेड करंट के अनुसार वोल्ट मीटर की रीडिंग द्वारा हम संपूर्ण ट्रांसफार्मर की कॉपर छतरियां ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाट मीटर रीडिंग आ जाएगी आपकी W। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा लॉसेस कितने हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में, लॉसेस पता चल जाएंगे। और क्या पता चलेगा, एमीटर फुल लोड करंट आपकी कितनी है वो पता चल जाएगी और वोल्टेज आपका कितना है वो पता चल जाएगा। मेन इसमें जो बच्चों पता करने के लिए वो आपका कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस देखिए होता क्या है, कॉपर लॉस आपका वाट मीटर आ गया। अब ये किसके प्रोपोर्शनल है, I1 स्क्वायर इंटू आर से आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस आ गया प्राइमरी सेकेंडरी का। और इम्पीडेंस कैसे आएगा, Z इक्वल टू V/I आ गया, टोटल इम्पीडेंस आ गया। अब जब आपको Z पता है, R पता है, तो आप X कैसे निकाल सकते हैं, X इक्वल टू √Z² माइनस R²। सिंपल फॉर्मूला है ये। ठीक है बच्चों, Z² माइनस R²। अब आपका रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस तीनों पता चल गया। देखिए अब आपको सर्किट एक बार बता दें कैसे इसको अपन ने तीन पैरामीटर, ये क्या क्या हैं, R, X और Z, ये क्या क्या है। लास्ट में आपने देखा था, लास्ट सर्किट में ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट में आपको ऐसा कुछ बताया गया था। शंट ब्रांच थी, दो सीरीज ब्रांच थी, कनेक्टेड थी, इधर वोल्टेज सप्लाई दी हुई थी। ठीक है बच्चों, ये ओपन सर्किट टेस्ट का था। उसमें क्या था, अपन ने क्योंकि करंट बहुत कम थी इसलिए इस ब्रांच को अपन ने निगलेक्ट कर दिया था, इसको निगलेक्ट कर दिया था। ये ओपन सर्किट है तो इधर करंट जाएगी नहीं, तो अपन के ये पैरामीटर आ गए थे। अब क्या हुआ, अब बच्चों हुआ ये कि ये जो ब्रांच है, इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ जो करंट जा रही है बहुत कम है कंपैरिजन टू ये, क्योंकि ये फुल लोड करंट शॉर्ट सर्किट करंट है सेकेंडरी में जो जा रही है। तो अपन इस ब्रांच को निगलेक्ट कर देते हैं और ये रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, इस इंडक्टेंस को ऐड कर देते हैं और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पता लगा लेते हैं, ये सर्किट बन जाता है। अब ये शॉर्ट है, इधर आपने वोल्टेज सप्लाई दे दी, ये करंट है, ये इसकी वैल्यू आपको पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है, इसका जो वाट मीटर यहाँ पे आपने लगा रखा है, इस वाट मीटर से आपको एनर्जी की वैल्यू पता है। तो क्या क्या आपका ये टोटल Z हो गया, Z इक्वल टू R प्लस j⍵L है। इसकी वैल्यू आपको जो JXL मान लीजिए, XL की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, R की वैल्यू आपको पता है, कैसे पता हो रही, I1 स्क्वायर R से, और W आपको पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहे तीन पैरामीटर जो आपने अभी निकाल लिए।
बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।